आज हम बहुत ही बिल्कुल नए विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। अ, 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकसभा में 11 संकल्प रखे थे कि उनकी सरकार 11 संकल्पों के प्रति प्रतिबद्ध है, यानी कमिटेड है। लेकिन एक संकल्प उसमें से गायब है। वो जो संकल्प ये था कि कि मेरी सरकार देश में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी देश के प्रति भी प्रतिबद्ध है और मेरा जो शासन है वो बिना किसी धर्म के बारे में भेदभाव किए बगैर चलाएगा। ऐसा उन्होंने अगर ये संकल्प भी 12वां संकल्प हो जाता, बल्कि पहला संकल्प हो जाता, तो बिल्कुल संविधान के जो प्रस्तावना है उसके अनुकूल रहता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि संघ परिवार जो है ये उसके चरित्र के अनुकूल नहीं है। अब इसका नतीजा ये हुआ, इसका जो प्रभाव ये हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने बहुत ही ऐसी बात कह दी जो संविधान और शपथ उस सब के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। लेकिन मैं 50-60 साल से पत्रकारिता में हूं। आज मैं 82 साल का हूं, लेकिन मैंने ये पहली बार सुना कि हाई कोर्ट का एक जज, सिटिंग जज, कह रहा है कि ये देश जो है बहुसंख्यक यानी मेजॉरिटी की इच्छाओं के अनुसार चलेगा। अरे भाई, पहली बात तो ये संविधान में कहीं नहीं लिखा कि भाई कि भारत जो है बहुसंख्यक जो चाहेगा वैसा होगा। भारत इसमें तो साफ-साफ ये लिखा है कि ये धर्मनिरपेक्ष है, बगैर किसी जाति, धर्म, भाषा के भेदभाव के बगैर भारत चलेगा। लेकिन सिटिंग जज, जिनका नाम है शेखर कुमार यादव, अब उनका और ये कहना कि भारत तो बहुसंख्यक की इच्छाओं के अनुसार, उसके आदेश के अनुसार चलेगा। और उन्होंने ये बात कहाँ कही, ये भी सोचने वाली बात है। उन्होंने ये बात विश्व हिंदू परिषद के एक बैठक में, यानी उनको बुलाया गया था और वहां उन्होंने बहुत कुछ कहा और आखिर में ये जोड़ दिया कि भाई देखिए, जो भी हो बहुसंख्यक, यानी बहुसंख्यक का मतलब हिंदू। अब जब एक सिटिंग जज ये कह दें कि सब हिंदू जैसा चाहेंगे, नाम हिंदू का नाम नहीं लिया लेकिन बहुसंख्यक उसका नाम लिया। बहुसंख्यक देश के अंदर मेजोरिटी में हिंदू हैं, बाकी तो माइनॉरिटी में मुस्लिम हैं, ईसाई है, सिख हैं, जैन भी हैं। तो अगर ऐसे में अगर सिटिंग जज ये कहे कि नहीं, वे बहुसंख्यक जैसा चाहेंगे वैसा हो, मैं समझता हूं ये अपने आप में बहुत ही गंभीर बात है। आज इस देश की आबादी 140-42 करोड़ है और उसमें 90-100 करोड़ के आसपास हिंदू ही हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा। मैं समझता हूँ कि गंभीर बात है और नतीजा ये निकला, इसका भारी विरोध हुआ। प्रशांत भूषण सहित बड़े-बड़े वकीलों ने, जो बार एसोसिएशन इंडिया की, उसने भी इसका विरोध किया और राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ये सवाल गूंजा कि भाई एक सिटिंग जज ने ये कैसा कह दिया, और सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई। नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया, इसको एक्नॉलेज किया और जज, माननीय जज यादव, उनको बुलाया कि आप हमारी कॉलेजियम के सामने खड़े हों और बतलाएं, एक्सप्लेन करें। और कल वो आई भी। अब कॉलेजियम के सामने आधा पौन घंटे शायद बात हुई। ये अंदर क्या हुआ ये तो अभी कहीं मालूम नहीं है, अखबारों में भी कहीं नहीं छपा, लेकिन उन्हें हाजिर होना पड़ा। और जाहिर है कि चीफ जस्टिस और 2-3 और लोग बैठे होंगे, उनके सामने ये बात हुई है। जस्टिस खन्ना जो चीफ जस्टिस है भारत के,
और उन्होंने सवाल किया होगा कि भाई ये आपने ऐसा क्यों कहा? यहाँ तक मैं सोचता हूँ कि उन्होंने कुछ भी सफाई दी हो, हालाँकि देखिए अब विपक्ष तो सोच रहा है कि संसद में जज साहब के खिलाफ वो क्या होता है महाभियोग इम्पीच करके उनको हटाया जाए। ये एक प्रक्रिया है संविधान की और किसी जज की एक ही बार तलब किया गया था, मुझे याद है लोकसभा में कई 20-25 साल पहले किसी दूसरे करप्शन के मामले में, लेकिन वो महाभियोग सफल नहीं हुआ। लेकिन आज फिर से ये बात उठी है। सवाल ये नहीं है कि आप महाभियोग सफल हो या ना हो, अब वो तो सफल नहीं क्योंकि मेजॉरिटी तो बीजेपी के साथ है, तो वो तो खैर उसको कभी इम्पीच होने नहीं देंगी, प्रस्ताव चाहे आए या ना आए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हिमाकत कैसे हो गई, ये हिम्मत कैसे हो गई सिटिंग जज की। और दूसरी बात ये कि विधानसभा उत्तर प्रदेश विधानसभा में उसके जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने भी सदन में कहा कि भाई जो ये जज साहब ने जो कहा है वो सच ही कहा है, कोई गलत तो नहीं कहा और सच को लोगों को पसंद नहीं आता। अरे भाई, इसका मतलब ये हुआ कि मुख्यमंत्री योगी जी ने भी जो शपथ ली थी उस समय मुख्यमंत्री पद की, उसका उन्होंने अतिक्रमण किया, उसका भी उन्होंने पालन नहीं किया। क्या उन्होंने शपथ लेते समय कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश को बहुसंख्यक जैसा चाहेंगे वैसा चलाऊंगा? तो उन्होंने परोक्ष रूप से देखा जाए तो उन्होंने भी परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप दोनों तरह से उन्होंने भी संविधान की जो प्रस्तावना है उसके जो प्रावधान है उसका उल्लंघन किया है। तो मैं समझता हूँ कि जो शेखर यादव जी ने जो बात कही है वो अपने आप में बहुत गंभीर है और इससे इस बात के संकेत मिलते हैं कि क्या हमारे जो न्यायपालिका है क्या उसका भी ध्रुवीकरण हो रहा है, चुपचाप किया जा रहा है। ये एक गंभीर मसला है। आप तो जानते हैं कि राज्य के 3 प्रमुख स्तंभ होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका और चौथा स्तंभ मीडिया, यानी आप मैं यानी जो भी प्रेस पालिका है। आज के मीडिया की हालत तो आप सभी जानते हैं, एक गोदी मीडिया में बदल गया, जो मेन स्ट्रीम का जो मीडिया है वो मेन इसमें बदल गया है, गोदी मीडिया या दरबारी मीडिया हो गया। लेकिन कमाल है कि न्यायपालिका से तो बहुत अपेक्षाएं हैं और वो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ये अपेक्षा है करते हैं कि ये न्याय करेगा। राज्य चाहे सरकार कुछ भी गलतियां करें, सरकार के कामकाज में कई तरीके के विकृतियां यानी कई चीजें गलत हो जाती हैं, विसंगतियां गलत काम हो जाते हैं। तो क्या कार्य उसका न्यायपालिका का काम होता है कि सरकार को सही रास्ते पे लाए, यहाँ तक कि विदाई करने भी अगर मान लीजिए कोई गलत कर दिया है उसको भी सही रास्ते पे लाए। तो मैं अगर न्यायपालिका की कुर्सी पर ऐसे अगर जज बैठेंगे हैं तो उसका उसका आप जैसे कहते हो उसका अंजाम क्या होगा। मैं यहाँ ये एक बात और याद दिला देना चाहता हूँ कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस साफ कर दिया है कि हम संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद दोनों शब्द को निकालने की छूट नहीं दे सकते। ये संविधान सम्मत है क्योंकि बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी और कई और ने कहा था कि ये इमरजेंसी काल में इंदिरा जी ने संविधान के संकल्पना में इसने जोड़ा था, ये मूल संविधान में नहीं है, लेकिन संशोधन करके उसके जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जोड़ी गई वो संविधान की मूल भावनाओं के अनुकूल है और ये सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अभी अपने निर्णय में साफ कर दिया। इससे हो सकता है कि संघ परिवार वालों को आघात लगा उनकी भावनाओं को, क्योंकि वो तो हिंदू राष्ट्र का देखना चाहते हैं कि इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र बने और हिंदू विश्व गुरु बने। ये देखिए, और तो उन्होंने देखा जाए तो संघ की जो मनोभावना है
न्यायाधीश, मैं ये नहीं कहूँगा कि वे न्यायाधीश ऐसा हैं, लेकिन न्यायाधीश ने अपनी विश्व हिंदू परिषद की बैठक में ये बात कह करके, ये कथन बोल करके कि अल्पसंख्यकों के अनुसार चलेगा, इससे बहुत सारे गंभीर खतरों का मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या आने वाला समाज, हमारी न्यायपालिका कैसी होगी, कहाँ कितने नीचे तक इसमें इसका क्या ध्रुवीकरण कितना हो गया है। मैं समझता हूँ इसके बारे में हम सबको जो भी इस देश को बहुलतावाद और अन्य अन्य जो भारत की 5,000 साल की जो परंपरा रही है कि देश में सारे नस्ल के लोग, भाषा के लोग, जाति के, धर्म के लोग आए हैं, उसके अनुसार चले। क्योंकि देखिए, मैं फिर अपनी बात को दोहराऊंगा, एक धर्म के आधार पर कोई भी राष्ट्र नहीं चल सकता। आप पाकिस्तान को ही देख लीजिए, दूर क्यों जाते हैं? पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पे हुआ था कि सब इस्लामिक राष्ट्र बनेगा, क्या हुआ? 1971 में टूट गया। एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान हो गया, दूसरी तरफ बांग्लादेश हो गया, ईस्ट पाकिस्तान। इसका मतलब धर्म किसी भी देश को एकजुट रखना नहीं सकता। और इस 21वीं सदी में तो आप ये सोच ही नहीं सकते एक ही भाषा के और एक ही धर्म के, एक ही संस्कृति के लोग हों। तो मैं ये समझता हूँ ऐसे जस्टिस शेखर कुमार यादव ने जो कहा है, मैं समझता हूँ सार्वजनिक रूप से अपने अपने स्टैंड को फिर से स्पष्ट करना चाहिए। और जो कॉलेजियम उनके बीच में जो क्या हुआ प्रोसीडिंग्स जो भी कुछ हुई है, वो भी सार्वजनिक होनी चाहिए ताकि जनता को मालूम हो सके कि उन्होंने अपना क्या पक्ष रखा, क्या स्पष्टीकरण दिया। अभी तो कुछ मालूम नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने स्वीकार किया हो सकता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, मेरी कसम को डिस्टोर्ट किया हो। दोनों बातें सामने होनी चाहिए। तो मेरी तो ये मांग है, और जो हर समझदार नागरिक भारत जो देश का है, उसको भी ये मांग होनी चाहिए कि कॉलेजियम के सामने क्या-क्या स्पष्टीकरण हुए, क्या-क्या बात हुई, वो पूरी कार्रवाई को पारदर्शी बनाया जाना चाहिए, जिससे कि हम समझ सके कि हमारा देश किस माहौल में, किस वातावरण में रह रहा है और न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका कहाँ तक संविधान की भावनाओं के अनुरूप काम कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? एक जन ने अपने वहां से रिजाइन किया और अगले दिन बीजेपी में शामिल हो गया और ठीक लोकसभा के मेंबर बन गए। ये क्या तरीका है? तो इसका बहुत गंभीर है। तो ये इसलिए ये एक शुरुआत है और शुरुआत में ही इसके प्रति गंभीर दृष्टिकोण, गंभीर फैसले लिए जाने चाहिए और हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र, हमारी धर्मनिरपेक्षता सुरक्षित रहे। मैं तो यही कामना करूंगा और हम लोगों को हर कदम पर, हर कदम और हर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसकी कारगुजारी, कार्यकलापों पर थोड़ा कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। जहां गलत होता है उसका प्रतिरोध, प्रतिकार, प्रोटेस्ट करना चाहिए। नमस्ते। आज मैं इतना ही कहूंगा।